हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम लिटरेचर के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेकर क्विज लेकर आए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा स्कोर कितना बनता है लास्ट में। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा। मैंने इसी चैनल पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। अगर किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और आपको देखनी जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीक प्ले राइट हु इज रेफर्ड टू इन डोवर। देखिए, यहां पे डोवर बीच की बात की जा रही है। ठीक, ये कह रहा है ग्रीक प्ले राइट हु इज रेफर्ड टू इन डोवर। जो डोवर बीच नामक पोएम है किसकी है? वैसे मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है। ठीक है, अब इसमें जो किस ग्रीक प्ले राइट को रेफर किया जाता है ये पूछा गया है बेसिकली। ऑप्शन है एस्केलस, सोफोक्लिस, अरिस्टोफेंस, यूरिपिडीज। What is the correct answer? Yes, सोचिए, आंसर कीजिए। और हाँ, जैसा कि मैं लगभग अपने हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है या सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और अपना आंसर मेरे आंसर करने से पहले टिक कर लेना है कि आपका कौन सा आंसर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर लग रहा है। ठीक है, फिर उस आंसर को जब मैं राइट आंसर बताती हूँ तो उससे मैच करना है और फिर लास्ट में अपना इवेल्युएशन खुद करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ओके, इसी तरीके से हर एक मॉक टेस्ट को लगाया जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन ग्रीक प्ले राइट है जिसे रेफर किया गया है डोवर बीच में? यस, इनका नाम है सोफोक्लिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, डोवर बीच किसकी पोएम है? ये एक लिरिकल पोएम है। किसकी? आर्नोल्ड की, मैथ्यू आर्नोल्ड की यानी। ठीक है, और बेसिकली ये पब्लिश कब हुई थी? यस, ये पब्लिश हुई थी 1867 में। ठीक, और ग्रीक प्ले राइट जो है सोफोक्लिस, इन्हें इसमें रेफर किया जाता है। ठीक है, और सोफोक्लिस जो थे वो क्या थे? अ 5th century BC ग्रीक प्ले राइट हु रोट ट्रेजेडीज ऑन फेट एंड विल ऑफ द गॉड्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड है Who was the Indian Jewish poet who was awarded the Sahitya Academy भी आना चाहिए, Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements। तो आपको बताना है कि वो इंडियन जूइश पोएट कौन है जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1983 में एंड पद्मश्री भी मिला है 1988 में। तो कौन है वो? ऑप्शंस हैं मुल्कराज आनंद, नसीम एजिकल, खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ध्यान रहे, वो इंडियन जूइश पोएट है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, देखिए इंडियन जूइश पोएट जो है वो है नसीम एजिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिन्हें 1983 में तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला एंड लेटर 1988 में लिटरेरी अचीवमेंट के लिए उनकी क्या मिला? पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हु कंसीडर्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। बताइए, ड्राइडन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने बोला है? ऑप्शन है विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, टी.एस. एलियट, सैमुअल जॉनसन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ड्राइडन को कौन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोलते हैं? और वो खुद भी एक क्रिटिक ही हैं, कहने वाले। हु इज द स्पीकर? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज एन इंग्लिश राइटर हु मेक lasting contribution of English literature as a poet, playwright, moralist and literary criticism. Okay, he considered John Dryden, उन्होंने ही जॉन ड्राइडन को कंसिडर किया कैसे, as the father of English criticism. Okay, next है which of the following pairs is mismatched. ओके, इसमें से देखना है कि कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। बेसिकली कुछ वर्क्स के नेम दिए हैं और उनकी पब्लिकेशन डेट दी है। देख लेते हैं। पहली है प्रॉम्थियस अनबाउंड 1820। आपको बताना है कि प्रॉम्थियस अनबाउंड किसकी पोएम है। नेक्स्ट है हेलस भी बोल सकते हैं, हेलास भी बोल सकते हैं 1823, एडोनियस 1823, एलिस्टर 1816। तो बताइए किसकी पब्लिकेशन डेट करेक्टली नहीं दी गई है और ये किसके वर्क हैं, ये भी आपको बताना है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए अगर हम प्रॉम्थियस अनबाउंड की बात करें ये 1820 में ही आती है, ठीक है। और हेलास it is also right 1823 and एलिस्टर it is also correct 1816। लेकिन अगर हम एडोनियस की बात करते हैं तो इसकी पब्लिकेशन डेट जो है वो रॉन्ग दी गई है, ठीक है, क्योंकि इसकी पब्लिकेशन डेट जो है वो है 1821 नॉट 23, ठीक है। और एडोनियस किसकी पोएम है वैसे, ये देखो एडोनियस क्या है, एक इलेजी है और किसकी डेथ पर लिखी गई है, ये जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी और ये एक पेस्टोरल इलेजी भी मानी जाती है। और इसे लिखा किसने था, इसे लिखा था शैली ने, ठीक है। शैली ने कीट के लिए ये अपनी एक पोएम लिखी थी एडोनियस, कीट की याद में बेसिकली, ठीक है। और बाकी सबके राइटर्स के नेम जितने भी वर्क हैं इनके, इसमें जितने भी राइटर हैं जैसे प्रॉम्थियस अनबाउंड, हेलास और एलिस्टर, इनके राइटर के नेम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज डिस्क्राइब्ड पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। किसे डिस्क्राइब किया गया है पोएट के रूप में 19th सेंचुरी के, बताइए। पोएट किसे डिस्क्राइब किया गया है ऐसे कहकर। ऑप्शन है पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, 19th सेंचुरी के पोएट किसे कहा जाता है, ये है जॉन कीट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स was described as poet of 19th century. Moving to the next. Yes. 6th is a stanza of 8 iambic pentameter on the pattern of AB 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 CC is known as. बताइए। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, एक स्टेंजा है जो 8 iambic pentameter का है और उसका राइमिंग स्कीम भी दी गई है AB AB AB, यानी कि लगातार 3 कपलेट में AB AB है और उसके बाद है डबल C, ओके, CC। क्या कहा जाएगा उसे, राइम रॉयल, ऑक्टोबर राइमा, टेनिसन्स स्टेंजा, ये जर्मनी। सॉरी, ये वाला ऑप्शन मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है, इसे रॉन्ग कर देते हैं। बाकी 3 में से ऑप्शंस में से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है ऑक्टा मीन्स क्या होता है, ऑक्टा मीन्स होता है 8। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 लाइन का आइम्बिक पेंटामीटर का स्टेंजा है तो क्या होगा, उसे कहेंगे ओटाबा राइमा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओटाबा राइमा इज अ राइमिंग स्टेंजा फॉर्म ऑफ इटालियन ओरिजिन। ध्यान रखना है ये कहाँ की ओरिजिन है, इटालियन ओरिजिन है। ओरिजिनली यूज्ड फॉर लॉन्ग पोएम्स ऑन हेरोइक थीम्स। इट इज अ form of poetry consists of stanzas of 8 lines of 10 or 11 syllables rhyming AB 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 CC। नेक्स्ट की बात करते हैं 7। Which of the following feminist critics use the expression gynocriticism for the first time। बताइए किसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैट मिलेट, साइमन डी बेबर, एलन सोलेटर या फिर मैरी एलमन। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसको सबसे पहले, किस फीमेल राइटर को कहा गया है गाइनोक्रिटिसिज्म? फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं यूज द एक्सप्रेशन गाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या है इनका नाम? यस, इनका नाम है एलियाना साल्वेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइनोक्रिटिसिज्म इज द टर्म coined in the 70s by Elena Salvatore to construct a female framework for the analysis of women's literature. नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, बताइए इमेजिज्म किससे एसोसिएट करता है? ऑप्शन है टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, ई कमिंग्स या मैरी एलमन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इमेजिज्म किससे एसोसिएटेड है? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैरी एलमन। ठीक है, इमेजिज्म वाज अ मूवमेंट इन अर्ली 20th century एंग्लो अमेरिकन पोएट्री that favored precision of imagery and clear, sharp language. Thomas Ernest Hallam was an aesthetic philosopher and the father of imagism. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ना ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टी.ई. हेलम। ठीक है, मैरी एलमन नहीं, यहाँ पे हम नेम लिखते हैं थॉमस अर्नेस्ट और हेलम, HULMEN, ठीक है, थॉमस एल्बर्ट हेलम है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज एंटनी, एन लगाएंगे यहाँ पे, एंटनी ऑफ क्रिटिसिज्म, सॉरी माय अपॉलॉजी, ये है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ वर्क बाय, बताइए एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? ऑप्शन है नॉर्थरॉप फ्रायर, I.A. रिचर्ड्स, जॉर्ज सेंट्सबरी, रायमंड विलियम। हु रोट दिस वर्क? एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है नॉर्थरॉप फ्राई। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 4 essays is a book by Canadian literary critic and theorist Northrop Fryer. This book was published in 1957. This book presents principles of literary criticism by drawing upon a wide survey of Western literature from Homer to Joyce. Next. Question 10. Implied reader is a term introduced by, implied reader बताइए ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस की? ऑप्शन है वॉल्फगैंग आइजर, क्लिंथ ब्रूक्स, फर्डिनेंड डी सेजोरा एंड रोलैंड बार्ड्स। इम्प्लाइड रीडर, जैसे इम्प्लाइड सिमिली की बात होती है, इम्प्लाइड सिमिली किसे कहते हैं? मेटाफर को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड रीडर की बात की गई है, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस की? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये इंट्रोड्यूस की थी वॉल्फगैंग आइजर ने। ठीक है, वॉल्फगैंग आइजर वाज अ जर्मन। नेक्स्ट, he is known for his reader response criticism in literary theory. Okay, next question number 11.
द टर्म विक्टोरियन इवोक द एटीट्यूड ऑफ, बताइए जो टर्म है विक्टोरियन वो किसके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इवॉक करती है। ऑप्शन है फिलिस्तीनिज्म, मोरल अर्नेस्टनेस, लाइसेंटियसनेस और ट्रांसडेंटलिज्म। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जो टर्म है विक्टोरियन वो किसे इवोक करती है। क्या होगा इसका राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर है मोरल अर्नेस्टनेस। ओके, द टर्म विक्टोरियन वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन 1851 where Victorian invention and morals were shown to the world. Next, question number 12. If you can't understand an argument and remark, it's Greek to me, you are quoting. बताइए, देखिए ये एक तरीके से एक जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं तकिया कलाम बोलना, जैसे बहुत से फिल्मों में भी दिखाया गया है कि एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते रहते हैं वो हर डायलॉग के बाद या हर थोड़ी देर में, ठीक है, तो उसे कहते हैं। और अगर मान लो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई तुमसे कोई बात कर रहा है और आपको कुछ उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसे, ये आपके लिए एक तकिया कलाम जैसा होगा, इट्स ग्रीक टू मी, ठीक है, ये आपका तकिया कलाम हो जाएगा। ठीक, जैसे अक्सर मूवीज में भी आपने सुना होगा तेल लगा के, और मतलब बहुत अजीब से तकिया कलाम होता है, इसी तरीके से होता है इसमें भी। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप शेक्सपियर की लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या, इट्स ग्रीक टू मी। ओके, तो जैसा मैंने आंसर भी बता ही दिया है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर। ओके, विलियम शेक्सपियर का इट्स ग्रीक टू मी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. The cat's whiskers are organs associated with the sense of. ऑप्शन है टेस्ट, टच, हियरिंग, स्मेल। क्या होगा इसका राइट आंसर। बेसिकली ये वैसे लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका एक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया है, तो इसे भी देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर, बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, द कैट विस्कर्स। विस्कर्स मतलब ऐसा बोल सकते हो बिल्ली की, कैट की जो मूछें होती हैं वो किस चीज के सेंस को करने के लिए होती है, तो वो एक सेंस ऑर्गन है टच का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज कैंट अज्यूम अ डिस्गाइज। आपसे पूछा जा रहा है कि किंग लियर में जो कैंट नाम का कैरेक्टर होता है वो किस कारण से अपने आप को अब भेष बदलता है, मतलब खुद को अब भेष बदल लेता है, वो किस कारण से बदलता है। ऑप्शन है टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज बैनिस्ड हिम, टू स्पाई ऑन एडमंड, टू एंटागोनाइज गॉन्ड्रिल एंड रीगन एंड टू रिवेंज अपॉन लियर फॉर बैनिशिंग हिम। किस लिए वो भेष बदलता है कैंट। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आपको किंग लियर की स्टोरी बहुत अच्छे से पता ही होगी, तो कैंट क्यों भेष बदलता है। यस, वो इसलिए भेष बदलता है क्योंकि टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज बैनिस्ड हिम, क्योंकि वो लियर का बहुत ज्यादा वफादार होता है और वो किंग लियर की ही सेवा करना चाहता है, इसलिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. शेक्सपियर्स नरेटिव पोएम इज। देखिए, शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोएम कही जाने वाली पोएम है वो, और क्या कौन सी है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास वीनस एंड एरोनियस, हीरो एंड लिएंडर, रोमियो एंड जूलियट एंड सिम्बेलिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखना, शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोएम की बात की जा रही है, पोएम की बात की जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर।
यस, शेक्सपियर की जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है ना वो है वीनस एंड एडोनियस, और इसी नाम से चौसर का भी वर्क है एक, लेकिन वो प्रोज वर्क है, ठीक है, वीनस एंड एडोनियस। ओके, वीनस एंड एडोनियस वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1593. It is long narrative poem. Okay, Venus and Adonis is known as the first year of invention said by William Shakespeare. It was written in 6 long stanzas. Okay, next question number 16. Which of the following expression is not used by Lamb to describe chimney sweeper? बताइए, चिमनी स्वीपर में चार्ल्स लैम्ब जो है वो जो चिमनी स्वीपर होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो सफाई कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। ऑप्शन है क्लर्जीम्स और इनोसेंट ब्लैकनेस, डिम स्पीक्स, सेबल स्वीपर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है सेबल स्वीपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लैम्ब डिड नॉट यूज दिस इंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। देखिए, इसमें कहा गया है कि डॉक्टर जॉनसन जो हैं वो डिफेंड करते हैं, मतलब साथ देते हैं शेक्सपियर का, एज इट इज, ऐसे मान लीजिए। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज, शेक्सपियर की यूनिटी का जो वायलेशन किया है शेक्सपियर ने, उसे सपोर्ट करते हैं। ऑन ग्राउंड्स ऑफ मतलब किस आधार पे? ऑप्शन है द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, द राइटर्स फ्रीडम, द राइटर्स लिमिटेशन, द राइटर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, उनका बेस क्या होता है डिफेंड करने का? तो वो होता है द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल इन। बताइए, वर्ड्सवर्थ जो है वो रिकलेक्ट करते हैं डैफोडिल को कब? इन समर इवनिंग्स, अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, हिज ओल्ड एज, या द कंपनी ऑफ अदर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? रिकलेक्ट करना मतलब उन्हें दोबारा से याद करना, ठीक है, रिमेंबर करना। तो वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन, देखिए, वर्ड्सवर्थ रिमेंबर्स डैफोडिल्स when for often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। नेक्स्ट 19. Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? देखिए, वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, वर्ड्सवर्थ ने नेचर के साथ अपनी एज की काफ़ी सारी जो स्टेजेस हैं उन्हें एसोसिएट किया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच स्टेज, कौन सी स्टेज में, उम्र के कौन से पड़ाव में, डिड ही हियर, वह उसने सुना था द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो कौन सा पड़ाव था? ऑप्शन है द बॉयश स्टेज, द इनिशियल स्टेज, द फाइनल स्टेज, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, वर्ड्सवर्थ hears the still sad music of humanity in the final stage in Tintern Abbey. Okay, 1798. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा फाइनल स्टेज? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20. How many daffodils did the poet see at a glance?
बताइए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, यानी कि इनफैक्ट पोएम की फर्स्ट लाइन भी यही कहती है, ठीक है। हाउ मैनी डैफोडिल्स, कितने डैफोडिल्स को एक ही ग्लांस में, एक ही नज़र में पोएट देखता है। ऑप्शन है 10,000, 20 ओनली, 10 ओनली 1। तो इसका तो सीधे सीधे आंसर बता ही सकते हो, 10,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द डैफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 in poems in 2 volumes, is considered Wordsworth's finest poem. Okay, in this he write, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Okay, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी इसे स्प्रेड करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, जिससे कि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको मुझे फॉलो करते रहना है, जिससे कि आपका भी मतलब आपकी प्रिपरेशन में भी मैं बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड या फिर आपका कोई परेशानी है तो उसे दूर कर पाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।